कल हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कर लिया था। अब आगे हम समझेंगे कि विधेयक कब अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। तो मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अनुच्छेद 111 के अंतर्गत कोई भी विधेयक अधिनियम अर्थात कानून बन जाता है। तो मैंने आपको पहले भी एक बार एक डायग्राम बना के बताया था कि विधेयक, जिसको हम बोलेंगे बिल, दोनों सदनों से यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की प्रक्रिया हमने पढ़ ली थी। दोनों सदनों से पास होने के बाद, जब दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये राष्ट्रपति का जब क्या हो जाएगा, अनुमोदन, तो वह किसका रूप धारण कर लेता है, अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 111 के अंतर्गत किया गया है कि कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति से अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। अब मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और तथा वह संसद का भी अभिन्न भाग होता है, इसलिए दोनों ही नाते आपको पता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। अब आगे बात आती है राष्ट्रपति के अनुमोदन करने की या ना करने की। तो इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। मैंने आपको भी विधेयक बताए थे 3 प्रकार के, प्रस्तुतिकरण के आधार पर 2, सरकारी और गैर सरकारी, कॉमन सामान्य विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब हम सामान्य विधेयक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक संसद के दोनों सदनों से जब पारित हो जाए, यानी संसद से जब पारित हो जाए, संसद से पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर पहली बार में, यानी संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति पहली बार में उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, अर्थात उस पर हस्ताक्षर ना करे और उस विधेयक को सुझाव सहित पुनः किसके पास लौटा दे, संसद के पास लौटा सकता है। इसको बोलते हैं वीटो। क्या बोलते हैं, विलंबनकारी वीटो बोलते हैं, विलंबनकारी निषेधाधिकार, यानी इसको विलंबनकारी वीटो बोलते हैं कि संसद द्वारा पारित सामान्य विधेयक जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उसको अनुमति प्रदान ना करके अपने सुझाव सहित पुनः संसद के पास लौटा सकता है। किंतु यदि संसद पुनर्विचार करने के बाद यदि उस विधेयक को किसके पास भेजती है, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति महोदय को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ये सामान्य विधेयक के बारे में आपको बताया कि यदि पहली बार में राष्ट्रपति संसद द्वारा
पारित विधेयक पर हस्ताक्षर ना करके उसे अपने पुनर्विचारों सहित यानी अपने सुझावों सहित संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किंतु संसद यदि पुनर्विचार करने के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को हस्ताक्षर के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? 74 के अंतर्गत कि 42वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है किसी विधेयक को राष्ट्रपति किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रावधान किया गया है कि पुनर्विचार करने के बाद यदि पुनः भेज दिया तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या है? बाध्य है। किस पर? सामान्य विधेयक पर। ये बात होगी, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और इसको बोलते हैं, क्योंकि देरी कर दी, क्योंकि दूसरी बार में तो राष्ट्रपति महोदय को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, लेकिन वो देर कर दी इसलिए उसको बोलते हैं विलंबनकारी निषेधाधिकार। निषेधाधिकार के मना करना। निषेधाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? वीटो का मना ही करना। तो पहली बार में मना ही कर सकता है, लेकिन यदि संसद ने पुनर्विचार करने के बाद उसको पुनः राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। अब हम बात करेंगे धन विधेयक की। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अनुच्छेद 109 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पहले लोकसभा में, और लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। उसके बाद वह पारित मान लिया जाता है। तो धन विधेयक को राष्ट्रपति पूर्व अनुमति दे देते हैं, पहले ही अनुमति देते हैं, पूर्व अनुमति, तो इस पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति को अनुमति देनी पड़ती पहली बार में, यानी मना नहीं कर सकते। तो इस पर भी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकते। तो वीटो का प्रयोग केवल किस पर कर सकते हैं? सामान्य विधेयक पर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया सामान्य विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को पहले ही अनुमति दे देते हैं। और संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए पहली बार में ही बाध्य है। अब हम बात कर लेते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक, क्योंकि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है अथवा नहीं बुलाया जा सकता। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं पहले किताब के बजाय कि सामान्य विधेयक, हम किसकी बात कर रहे हैं? सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मान लीजिए वे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया पहले और लोकसभा से पारित हो गया। प्रस्तुत करने पर लोकसभा से क्या हो गया? पारित। लोकसभा से पारित होने के बाद वो कहाँ पर गया? राज्यसभा में। तो राज्यसभा उसको 6 माह तक रोक सकती है। कितने माह तक रोक सकती है? 6 माह तक। और 6 माह के भीतर यदि कोई ऐसे संशोधन कर देती है उस विधेयक में जिससे लोकसभा सहमत नहीं है तो दोनों सदनों का यदि गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। सामान्य विधेयक पर इस अवस्था में क्या हो जाता है कि दोनों सदनों का मतभेद हो जाता है। तो इस मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन से विधेयक पर? सामान्य विधेयक पर, साधारण विधेयक पर। जब राष्ट्रपति ने अधिवेशन बुला लिया तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के अंतर्गत
लोकसभा का अध्यक्ष करता है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि इसमें फिर क्या होगा कि संयुक्त अधिवेशन में उस विधेयक पर निर्णय बहुमत के माध्यम से होगा। चूँकि बहुमत लोकसभा का ज़्यादा होता है, इसलिए वे लोकसभा की इच्छा के अनुसार पारित हो जाता है। तो अभी तक किताब में दे रखा 3, लेकिन 4 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। तो वे कब कब बुलाए जा चुके हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। जो 4 बार बुलाए गए, इनमें से 3 बार तो विधेयक पारित हो गए लोकसभा के इच्छा अनुसार, और 1 बार विधेयक पर कोई निर्णय नहीं हुआ। तो कब कब बुलाए गए तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बुलाया गया 1961 में, जो दहेज, कौन सा विधेयक था? दहेज निषेधक विधेयक पर। 1961 में बुलाया गया पहली बार। उसके बाद दूसरे बार बुलाया गया 1978 में। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, दूसरी बार। तीसरी बार बुलाया गया 2002 में पोटा पर। यानी ये अधिनियम पहले से बन चुका था, लेकिन इसको समाप्त किया जाए या आगे बढ़ाया जाए, इस पर मतभेद था। तो पोटा को समाप्त करने। और उसके बाद चौथी बार बुलाया गया 2010 में, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं, महिला आरक्षण विधेयक। लोकसभा में 33% सीटों का आरक्षण, महिला आरक्षण विधेयक पर बुलाया गया। तो 4 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि दोनों सदनों में क्या स्थिति है। तो हम आपको बता रहे थे कि अंतर क्या है विधेयकों के संदर्भ में। तो मैं आपको पहले बता दूं, सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। लेकिन सामान्य विधेयक पर राज्यसभा को 6 माह का अधिकार प्राप्त है। कितने माह का? 6 माह का। उसके बाद यदि दोनों सदनों में मतभेद होता है तो सामान्य विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान केवल सामान्य विधेयक पर ही है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे धन विधेयक की। धन विधेयक की बात करेंगे तो धन विधेयक लोकसभा से पारित हो, सर्वप्रथम कहाँ जाएगा? लोकसभा में। ये कंडीशनल है अनुच्छेद 109 के अंतर्गत। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा को 14 दिन का अधिकार प्राप्त है केवल, राज्यसभा को। उसके अलावा कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। हम बात करेंगे तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक
संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों को बराबर की शक्ति प्राप्त है, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। ये दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। यदि दोनों सदनों से पारित नहीं होता है तो विधेयक ही समाप्त हो जाता है, विधेयक ही समाप्त हो जाता है। हम उदाहरण देंगे, 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में जब गए तो राज्यसभा ने इसमें कुछ संशोधन कर दिए, जिससे लोकसभा सहमत नहीं हुई, तो मतभेद हो गया। तो मतभेद होने पर आपको बताए ये पारित नहीं हो सका, ये विधेयक ही रद्द हो गया, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है नहीं। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान केवल किस पर है? सामान्य विधेयक पर, साधारण विधेयक पर ही है। आगे बात समझ में। अब हमने संसद के बारे में पूरा पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेते हैं कि भाई किस विधेयक पर कितने शक्ति प्राप्त है, दोनों सदनों में अंतर क्या है, मैं आपको बता दिया। सामान्य विधेयक पर लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा को 6 माह का अधिकार प्राप्त है, 6 माह तक विचार कर सकती है। मतभेद होगा तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 118 के अंतर्गत अब तक 4 बार बुलाया जा चुका है। उसमें संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पर बहुमत के माध्यम से फैसला होता है। चूँकि बहुमत लोकसभा का ज़्यादा होता है, इसलिए लोकसभा की इच्छा के अनुसार पारित हो जाता है। धन विधेयक पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम अनुच्छेद 109 के अंतर्गत और लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है और कोई अधिकार नहीं प्राप्त राज्यसभा को। संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों को बराबर की शक्तियाँ प्राप्त है, दोनों से पास होना जरूरी है। अगर दोनों से पारित नहीं होता है, मतभेद हो जाता है, तो वह विधेयक ही रद्द हो जाता है, क्योंकि संविधान संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान केवल सामान्य विधेयक पर है। और ये बात और आपको ध्यान रखनी है कि केवल सामान्य विधेयक पर ही राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, ना तो धन विधेयक पर कर सकते हैं, ना संविधान संशोधन विधेयक पर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब चूँकि किताब में नहीं दिया है, वो हम आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देते हैं। लोकसभा की विशिष्ट शक्तियाँ कुछ अलग हट के बताते हैं थोड़ा सा। लोकसभा की विशिष्ट शक्तियाँ। विशिष्ट शक्तियाँ। और विशिष्ट शक्तियाँ किसको बोलेंगे? जो शक्तियाँ केवल लोकसभा को प्राप्त हैं, राज्यसभा को प्राप्त नहीं है, उनको बोलेंगे लोकसभा की विशिष्ट शक्तियाँ। इसमें पहली है कि धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अंतर्गत किस में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। ये पहली विशिष्ट शक्ति है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा की हम विशिष्ट शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे दूसरा कि अविश्वास प्रस्ताव, एक तो कटौती प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रस्तुत की जा सकते हैं सरकार के खिलाफ, राज्यसभा इनको प्रस्तुत नहीं कर सकती। ये लोकसभा की विशिष्ट शक्तियाँ हो गई। इसके अलावा हम बात करेंगे अब राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों की। राज्यसभा की
विशिष्ट शक्तियाँ। अब राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ कौन सी? सबसे पहले अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। फिर उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। तो ये शक्ति केवल राज्यसभा को प्राप्त है। इसके अलावा राज्यसभा को दूसरी विशिष्ट शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रस्ताव ला सकती है राज्यसभा। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रस्ताव भी राज्यसभा ही लाती है। और तीसरा इम्पोर्टेंट बात है कि उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलेगा, तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? राज्यसभा से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा से प्रारंभ होता है। राष्ट्रपति के ऊपर तो किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव अगर शुरू करना हो तो राज्यसभा ही कर सकती है, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। तो इसके बाद मैंने संसद की शक्ति जब आपको बताई थी, कार्य, तो प्रतिबंध बताया था। तो प्रतिबंध यहाँ भी दे रखे हैं। मैंने आपको 2 प्रतिबंध बताए थे। क्या प्रतिबंध बताए थे? कि एक तो संसद, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रावधान किया कि संसद मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून नहीं बना सकती। अगर बनाती है तो उसे कानूनों को न्यायपालिका निरस्त कर देती है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से। और दूसरा मैंने आपको जो बता रखा है उसमें स्पष्ट दे रखा है कि देश के मुसलमान ईसाइयों के लिए सामाजिक धार्मिक जीवन के लिए कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त नहीं है। ये उनके लिए कानून बनाएंगे उनके पर्सनल लॉ बोर्ड। यद्यपि अब ऐसे ही मांग की जा रही है भारत में कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, और जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कर दी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कि 3 तलाक पर कानून बना दिया संसद ने, इसलिए अब वो दंडनीय अपराध है। तो एक समान नागरिक संहिता जिसका उल्लेख अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है, इसके अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 144 के अंतर्गत किया गया है। इसलिए एक भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अनेक बार समान नागरिक संहिता की स्थापना का निर्णय दे चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन शुरुआत कर दी है। किसने? मोदी सरकार ने। और ये पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आंसर कल देखेंगे।